गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेशधर दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु दो माध्यम में पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। एक पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में है और एक इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ पर 6500 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है और ये जो प्रश्न है इनको चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इसका विस्तृत व्याख्या भी यहाँ पर की गई है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो क्लास डिस्कशन कर रहे हैं अभी ज्योग्राफी के अंतर्गत, वह चल रहा है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इसी का डिस्कशन हो रहा है। तो आइए इसी का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यह किसका सेशन है? ज्योग्राफी का सेशन है और इसमें जिस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वर्तमान में वो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय जल निकासी व्यवस्था। यहां पर जो प्रश्न हमारा है इसको भी आप ध्यान से पढ़ें और समझें। क्या लिखा गया है? पुष्कर लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अर्थात पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यहां पर विकल्प देखिए क्या लिखा है। जयपुर लिखा है, अजमेर लिखा है, बीकानेर लिखा है और अलवर लिखा है। तो यहां पर चूंकि इस प्रश्न का जो आंसर है वो तो है अजमेर। क्या है? अजमेर। लेकिन आपको हमने इससे पूर्व वाले एपिसोड में यह डिस्कशन किया था कि इस प्रकार से जब अरावली की श्रेणी मिलती है तो यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी, जो अरावली से ही निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली से। लेकिन इसी लूनी का जब ऐसे आप एक्सटेंशन करते हैं, ऐसे इसका विस्तार करते हैं, तो इसी पर एक झील मिलती है जिसका नाम है अजमेर। क्या नाम? यहां पर पुष्कर झील है। इसी पर मिलती है आपको देखने को कौन सी झील? पुष्कर झील। और ये कहां पर है? अजमेर में है। तो यही प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि जो पुष्कर झील है राजस्थान के किस जिले में है? उस जिले का नाम है अजमेर और यहीं पर है पुष्कर झील, जहां पर मेला भी लगता है। पुष्कर मेला का आप लोग नाम भी सुने होंगे। तो इसका संबंध इसी से है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, वेयर डज द अलकनंदा रिवर ज्वाइन द भागीरथी रिवर इन इंडिया, अर्थात अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? यहां पर विकल्प क्या है? देवप्रयाग है, देहरादून है, प्रयागराज है और चंपावत है। प्रयागराज में गंगा यमुना का मिलन होता है। किसका मिलन होता है? गंगा यमुना का मिलन होता है। देहरादून भी आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, लेकिन जो वास्तविक मिलन होता है भागीरथी और अलकनंदा का, उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। यह प्रश्न हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है, तो यह एक प्रकार से रिपीटेड प्रश्न है और ऐसे भविष्य में भी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी यहां से रिपीटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है यहां पर। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा देवप्रयाग। और इसी प्रकार हम लोगों ने कर्णप्रयाग के बारे में देखा है, रुद्रप्रयाग के बारे में देखा है, नंदप्रयाग के बारे में देखा है और विष्णुप्रयाग के बारे में भी देखा है कि कहां पर कौन सी नदी मिलती है। और अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोरेन, अर्थात मोरेन यहां पर जो शब्द है का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर विकल्प क्या लिखा है? संचित बर्फ का पिघलना, अर्थात मेल्टिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड स्नो। फिर लिखा है मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। फिर लिखा है वैली विथ वर्टिकल साइड्स एंड वाइड फ्लोर, ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। लिखा है द हायर लेवल ट्रिब्यूटरी, उच्च स्तरीय सहायक नदियां। एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो होगा ये तो होगा बी। यहां पर ध्यान रखना है कि एक होता है हिमानी प्रक्रम, एक होता है परिहिमानी प्रक्रम। एक ग्लेशिएटेड प्रोसेस होता है, एक पेरीग्लेशिएटेड प्रोसेस होता है। तो जो परिहिमानी प्रोसेस होता है उसी के द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप बनाए जाते हैं, लैंड फार्म कई प्रकार के बनते हैं। और उसी लैंड फार्म में एक लैंड फार्म होता है जिसका नाम होता है एस्कर है। क्या है? एस्कर है, ड्रमलिन है, ये सब नाम उसी में आते हैं। एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन, ये सब नाम वहीं पर आते हैं। मोरेन, ये सब परिहिमानी के द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। किसके द्वारा बनती है?
परिहिमानी प्रोसेस। तो यहां पर लिखा गया है परिहिमानी प्रोसेस, अर्थात ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री से ही क्या बनता है, मोरेन बनते हैं, एस्कर बनते हैं, ड्रमलिन बनते हैं, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, अर्थात ये निक्षेपण जनित स्थल रूप है। कैसे है, निक्षेपण जनित है, जहां पर डिपोजिशन होता है किसका, अवसाद का। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहां पर जो लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर, अर्थात निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो विकल्प लिखा गया है पोर्ट ब्लेयर है, फिर क्या लिखा गया यहां पर, कोच्चि है, कोलकाता है और मंगलुरु है। यहां पर एक ही ऐसा पोर्ट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता वाला जो पोर्ट है, जहां पर हल्दिया पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, वहीं उसी का नाम क्या रखा गया है, डायमंड हार्बर। इससे प्रीवियस वाले एपिसोड में इसका डिस्कशन हुआ था, लेकिन वहां पर डायमंड हार्बर का नाम नहीं था, वहां पर कलकत्ता पोर्ट था और वहीं पर आपको मिलता था हल्दिया पोर्ट। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर है, विच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, अर्थात भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है। यहां पर क्या क्या विकल्प है, बुलर झील है, बारापानी है, डल झील है और लोकटक झील है। तो प्लेट विवर्तनकी का तात्पर्य है कि इस जो झील है इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात यहां पर या तो प्लेट का अपसरण होता है या तो अभिसरण होता है या तो वहां पर समानांतर होता है, कोई न कोई एक्टिविटीज होती है, इसलिए यहां पर इस प्रकार की गतिविधियां जन्म लेती हैं। तो आपको ऐसा स्पष्ट होगा कि जो हिमालय संरचना बनी है यह अभिसारी प्लेट सीमांत का एक पार्ट है, तो इसलिए यह प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। और यहां पर जो झील है जो इसका उदाहरण है उसका नाम है बुलर झील। क्या नाम है, बुलर झील। तो आंसर होगा बुलर झील। और बुलर झील जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है झेलम नदी। हमने इससे पूर्व डिस्कशन किया था कि एक ऐसे हिमालय की संरचना जिसका नाम है ट्रांस हिमालय, इसके पश्चात मिलता है ग्रेट हिमालय, फिर इसके दक्षिण में मिलता है जिसका नाम है लघु हिमालय, और दक्षिण में चलते हैं फिर मिलता है शिवालिक। क्या मिलता है, शिवालिक हिमालय। यहां पर एक घाटी है जिसका नाम है ITSZ है। क्या नाम है, ITSZ है, जिसमें सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। इसी प्रकार ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में भी एक घाटी है जिसका नाम रखा जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में जो नदी बहती है उसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम नदी। और इसी MCT घाटी में स्थित है कश्मीर की घाटी। क्या है, कश्मीर की घाटी। और यह जो झेलम नदी है यह जहां से निकलती है उसका नाम है अनंतनाग और बेरीनाग। तो अनंतनाग बेरीनाग से लेकर के बारामूला तक यह झेलम नदी, कहां से, अनंतनाग से लेकर के कहां तक, बारामूला तक, यह नदी मैदानी क्षेत्र से गुजरती है और विसर्पण करती है। और उसी विसर्पण के दौरान जिस झील का फॉर्मेशन करती है उसी झील का नाम होता है क्या, बुलर झील। तो झेलम नदी के द्वारा ही, या हम यूं कहें कि झेलम नदी के मार्ग में ही जो झील पड़ती है उसका नाम है बुलर झील। और यह प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा निर्मित होने वाली एक झील है। तो यह इसके बारे में जानकारी थी जो आपको स्पष्टता पूर्वक ध्यान रखना है और याद भी करना है। भविष्य में भी यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी विद्यमान है। आगे आते हैं। अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है बहुत ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। क्या क्या विकल्प है, एक है आइस कैप, एक है इनलैंड सीज, एक है एटमॉस्फेरिक अर्थात वायुमंडल और एक है ग्राउंड वाटर। अगर आप देखें पूरे अर्थ पर तो पूरे अर्थ का लगभग 97.2% जो भाग है यह महासागरों में विद्यमान है। शेष जो बचता है तो यहां पे हम कह सकते हैं 2.7% जो जल है यह मीठे जल के रूप में जाना जाता है, फ्रेश वाटर के रूप में। और इसका भी जो अधिकांश भाग है लगभग 2.1% जो भाग है यह आपका किसमें विद्यमान है, तो आइस कैप में। किसमें विद्यमान है, आइस कैप के रूप में विद्यमान है। तो यहां पर जो आइस कैप है इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। पृथ्वी पर जितने भी ताजे जल की झील हैं, पृथ्वी पर जितने भी ताजे पानी के सोर्स है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, आइस कैप का है। यहां पे बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है।
और अगर हम देखें पानी की मात्रा कहां कहां पर होती है जो फ्रेश वाटर के रूप में है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। उसी प्रकार जो हमारी सॉयल है, सॉयल में भी कुछ न कुछ मॉइस्चर होता है, वो भी फ्रेश वाटर को रिजर्व करता है। नदियां हैं, वहां पर भी फ्रेश वाटर आपको मिलता है। कुछ झीलें हैं जो मीठे पानी की हैं, वहां पर भी फ्रेश वाटर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मीठा जल है वो कहां पर है? आइस कैप में विद्यमान है। तो इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न है इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें। विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल स्पाइरल और डोम लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है। पहले तो इसका अर्थ क्या है ये समझ लें, फिर आंसर को हम लोग समझें। इसका तात्पर्य है कि एक कोई सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से नदियां कई दिशा में निकलती हैं, इस सेंट्रल पॉइंट से नदियां कई दिशा में प्रवाहित होती हैं, और यह एक सेंट्रल पॉइंट जैसे हमारा है, क्या नाम है? अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी जो सोन है यह नॉर्थ की तरफ जाती है। इसी अमरकंटक से एक नदी है जिसका नाम नर्मदा, या पश्चिम की तरफ जाती है। और इसी अमरकंटक से एक नदी है जो पूरब की तरफ जाती है, इसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। ऐसे ही एक उदाहरण और आपको मिलता है मानसरोवर का। मानसरोवर के एक तरफ आप चलते हैं तो यहां पर मिलती है सिंधु नदी। कौन मिलती है? सिंधु नदी। फिर एक तरफ चलते हैं तो इस प्रकार से आपको मिलती है सतलज। कौन मिलती है? सतलज। और इधर चलते हैं तो कौन सी मिलती है? ब्रह्मपुत्रा। क्या मिलती है? ब्रह्मपुत्रा। इसका तात्पर्य है एक ही उत्थित भूखंड से, एक हाईलैंड से जब नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को जो ये मानसरोवर है या फिर जो ये अमरकंटक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? किस प्रकार का सिस्टम इसे कहते हैं? क्या इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं? क्या इसको डेंड्राइट पैटर्न कहते हैं? क्या इसको ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं? या इसको रेडियल पैटर्न कहते हैं? तो क्या कहते हैं, इसमें से एक ही उत्तर होगा, और वह उत्तर जो है वो है रेडियल प्रोसेस, अर्थात अरीय पैटर्न। जब एक ही केंद्र बिंदु से नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो उसका नाम होता है क्या? रेडियल, अर्थात अरीय पैटर्न। ठीक है, यहां पर होना चाहिए पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैटर्न होना चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हैं पैटर्न, ठीक है ना। और जो ट्रेलिस होता है, ट्रेलिस का क्या तात्पर्य होता है? ट्रेलिस का तात्पर्य होता है कि अगर ऐसे कोई मुख्य नदी जा रही है तो मुख्य नदी में जो इसकी सहायक नदियां हैं यह एक दूसरे के समानांतर मिलती हैं और मुख्य नदी पर लंबवत मिलती हैं। कैसे मिलती है? मुख्य नदी में लंबवत मिलती हैं। सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर होती हैं और मुख्य नदी में परपेंडिकुलर मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? परपेंडिकुलर मिलती हैं। तो उसको हम कहते हैं ट्रेलिस। क्या कहते हैं? ट्रेलिस। इसी प्रकार जो वृक्षनुमा होती है, वृक्षनुमा का तात्पर्य होता है, इसका काफी अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जो आपकी तिस्ता नदी है। कौन सी है? तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी ऐसे जब निकलती है तो निकलने के पश्चात ऐसे शाखाओं में विभक्त होती चली जाती है। तो जब ऐसे ऐसे शाखाएं बन जाती हैं इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को कहते हैं क्या? वृक्ष समान, अर्थात डेंड्रेटिक। क्या कहते हैं? डेंड्रेटिक। और इसी प्रकार जब केवल पैरेलल हो, कैसा हो? आयताकार पैटर्न बनता हो, यहां पर रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता हो, तो उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। और यह ज्यादातर जो संरचना बनती है यह गंगा नदी के संदर्भ में बनती है। किसके संदर्भ में? तो इस प्रकार का संदर्भ जो है यह गंगा नदी के केस में होता है। ठीक है। और ट्रेलिस जो होता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ज्यादातर ट्रेलिस का रूप धारण करती हैं। और बाकी अगर हम देखें तो डेंड्राइट तिस्ता नदी के केस में आता है। तो आप इन तथ्यों को याद रखें और अपने प्रश्न को बेहतर ढंग से उत्तर देने का प्रयास करें। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा गया है? यहां पर देखिए लिखा गया है, सोंगो लेक इज अ ग्लेशियल लेक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अर्थात यहां पर सोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? ठीक, आंसर क्या लिखा गया है? मेघालय है, पंजाब है, सिक्किम है और गुजरात है। तो आपको एक बात तो ध्यान रखना है कि ये जो नाम है, इस नाम के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि ये झील कहां पर पाई जाती है, क्योंकि इसी प्रकार और भी झीलें होती हैं जो बेसिकली जो हिमालय के संबंध में, ध्यान रखिएगा, हिमालय या तिब्बत के पठार, वहां पर जो नाम लिखा जाता है उसमें टी सामान्यतया आता है।
टी ज्यादातर जो लिखे जाते हैं यह तिब्बत वाले सेक्शन, हिमालय वाले सेक्शन से संबंध रखते हैं। जैसे आपकी एक नदी है जिसका नाम है सांगपो, जिसको पढ़ते हैं हम लोग सांगपो, लेकिन इसका नाम होता है टी सांगपो। और टी सांगपो जो है यह ब्रह्मपुत्रा का नाम है। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा का नाम है। इसी प्रकार बहुत सी झीलें हैं जम्मू कश्मीर के सेक्शन में, वहां पर टी लिखा रहता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट होता है। तो हिमालय के संबंध में ज्यादातर नदियों के केस में या झीलों के केस में टी तो रहता है लेकिन टी साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप इसमें देखें तो जो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पे मेघालय का उतना ऑप्शन आएगा नहीं, ना तो पंजाब का आएगा ना तो गुजरात का आएगा, आएगा तो सिक्किम का, क्योंकि सिक्किम ही एक ऐसा सेक्शन है कि जिसका संबंध पूरी तरीके से हिमालय में है। और यही सिक्किम पर एक आपको मिलती है चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और ये जो कंचनजंगा है यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और भारत की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम देखा जाए तो उसका नाम माउंट केटू है, जो कहां पर है? वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है और लद्दाख वाले सेक्शन में है, कराकोरम का पार्ट है। किसका पार्ट है? कराकोरम का पार्ट है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न को भी बेहतर ढंग से समझ करके उत्तर देने का प्रयास किया जाए। देखते हैं प्रश्न क्या लिखा गया है। यहां पर विगत वर्षों में पूछा गया और भविष्य में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर प्रश्न के सीरियसनेस को आप समझें और उसके अनुसार आप भविष्य के लिए भी तैयार रहें। क्या यहां पर प्रश्न है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? बहुत सा सिंपल प्रश्न है, लेकिन विकल्प को देखेंगे तो काफी ट्रिकी हो जाता है। क्या विकल्प लिखा गया है? यमुना और तिस्ता। तो यमुना और तिस्ता के मध्य में ये तो है नहीं, क्योंकि यमुना तो गंगा की सहायक है। फिर लिख रहा है घग्गर और तिस्ता। घग्गर भी गंगा की सहायक है, तिस्ता भी गंगा की सहायक है। फिर लिख रहा है घग्गर और भागीरथी, अर्थात घाघरा और भागीरथी, तो ये भी गंगा की ही सहायक है। लेकिन यहां पर एक बात समझना है, गंगा का मैदान है। क्या है? गंगा का मैदान। ये ध्यान रखिएगा, मैदान जो शुरू होता है ये कहां से कहां तक है, इसको हमको ध्यान रखना है। फिर यहां लिखा है गंगा और तिस्ता, तो यहां पर ज्यादातर जो मैदान हमको देखने को मिलता है, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे एक छोटा सा हम पहले आपको फ्लो चार्ट बना देते हैं। ऐसे है भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो देवप्रयाग में मिलकर के यह मैदानी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ती हैं। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। यह है, इसका नाम है भागीरथी, और ये है, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। आगे बढ़ती है तो यहां तक का जो सेक्शन होता है ये पूरा ये पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है, अर्थात ये है आपका कन्नौज वाला सेक्शन। कौन सा है? कन्नौज है। इसके पश्चात जब आगे आते हैं तो यहां पर मिलती है आपकी गोमती है। क्या है? गोमती है। फिर आगे मिलती है, यहां पर है घाघरा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है गंडक है। क्या है? गंडक है। फिर आगे आते हैं तो यहां पर मिलती है बूढ़ी गंडक। क्या है? बूढ़ी गंडक। फिर आगे आते हैं तो यहां पर मिलती है कोसी है। क्या है? कोसी है। फिर मिलती है महानंदा। क्या मिलते हैं? महानंदा। तो जो मैदान वाला सेक्शन ज्यादातर आपको मिलता है वो ये पूरा सेक्शन ये मैदान का है, ये मैदानी क्षेत्र होता है। तो जो मैदान है यह विशेष तौर पर घाघरा और गंडक के कोसी के मध्य में है, ज्यादातर यहां पर होता है। और यही बेसिकली इस प्रश्न के अनुसार जवाब हमारा होगा, क्योंकि कोसी भी मैदान है, महानंदा भी है। और आगे देखेंगे तो एक नदी है जो ब्रह्मपुत्रा है। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, जो इधर से आती है। और ये जब दोनों मिलती हैं तो यहां तक का जो सेक्शन होता है, क्योंकि जो उत्तर का विशाल मैदान है ये केवल गंगा के द्वारा नहीं बनाया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का सम्मिश्रण है। तो यहां पर कुछ सेक्शन गंगा के हैं और कुछ सेक्शन किसके हैं? ब्रह्मपुत्रा का है। और ब्रह्मपुत्रा की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? तिस्ता। तो आप तिस्ता से लेकर के जब इस घाघरा तक की बात करते हैं तो इसमें गंगा भी सम्मिलित हो जाती है और ब्रह्मपुत्रा भी सम्मिलित हो जाती है। और गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा का प्लेन। क्या कहते हैं? गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के सहयोग से बनता है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा यह घाघरा और तिस्ता के मध्य का होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, सामान्य दृष्टिकोण से तो आंसर गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप बेहतर ढंग से समझते हैं तो ही जाकर के इसका आंसर आप दे पाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न लिखा गया है, विच रिवर बेसिन
covers an area of 65,145 square kilometer, of which about 80% lies in महाराष्ट्र। कौन सी नदी बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? उस नदी का नाम बताना है। क्या क्या विकल्प है? कृष्णा, तो कृष्णा का ऐसा कोई संबंध महाराष्ट्र से विशेष नहीं है। त्र्यंबक, महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाराष्ट्र वाले सेक्शन में आती है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका विस्तार महाराष्ट्र में नहीं है। नर्मदा, नर्मदा का भी बहुत ज्यादा सेक्शन महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, कुछ भाग है लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर नहीं आता है। फिर हम बात करें गोदावरी, तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबक के पठार से। कहां से निकलती है? त्र्यंबक के पठार से निकलती है। लेकिन जो तापी नदी है, तापी नदी का ज्यादातर विस्तार आपको महाराष्ट्र में ही मिलता है। लगभग 80% जो भाग है वो कहां मिलता है? महाराष्ट्र में ही मिलता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तापी नदी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न यहां पर है ये भी काफी बेहतर प्रश्न है। इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उत्तर दें। यहां पर जो लिखा गया है, Which state does the Brahmaputra river enter when it takes a U-turn at नामचा बरवा? नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्रा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका पहले हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। ऐसे यह नदी निकलती है ऐसे, और इधर से एक नदी आती है ऐसे। ये तो है गंगा, ठीक, सही से लिख देते हैं। ये है गंगा, और ये नदी है, इसका नाम है, प्रारंभिक नाम था इसी का टी सांगपो। क्या है? टी सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्रा। यह तिब्बत के पठार पे ऐसे बहती हुई, यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। क्या नाम है? यांग याप दर्रा। ये है यांग याप दर्रा। यहां से ये नदी भारत में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के क्रम में यहीं पर जहां से ये घूमती है, आपको यहां पर मिलता है एक स्थान जिसका नाम है नमचा बरवा। यहीं पर मिलता है। यहीं से नदी यू टर्न कर जाती है, और यू टर्न करके कहां पे गुजरती है? थोड़ा सही नहीं लग रहा देखने में, इसको सही लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है यांग याप, ठीक है ना, यांग याप दर्रा। तो यहां से नदी अंदर जाती है, और यहीं पर इसका नाम होता है सियांग और दिहांग। क्या नाम होता है? सियांग और दिहांग। और यहां पर ये जाती है सदिया तक। कहां जाती है? सदिया तक। सदिया से फिर धुबरी तक यह नदी जो अपने नाम में गुजरती है, इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्रा। फिर यहां पर जमुना नाम हो जाता है, और फिर आगे पद्मा और मेघना हो जाता है। तो इसलिए यहां पर जो लेगा टर्न होने के पश्चात, अर्थात यांग्याप दर्रे के पश्चात जब यह प्रवेश करती है भारत में, तो कौन सा राज्य इसको सबसे पहले मिलता है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश है। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश है। मिजोरम नहीं है, आसाम नहीं है, नागालैंड नहीं, बल्कि क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतर ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं और उत्तर देते हैं। क्या यहां पर लिखा गया है? Which river basin covers an area of 8,60,000 square kilometer and is spread across 11 इंडियन स्टेट? अर्थात कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है? क्या महानदी है? ऐसा तो कुछ नहीं है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा के तट पे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी प्रकार गंगा, हाँ, गंगा के बारे में आप कह सकते हैं, गंगा के टेरिटरी में बहुत सारे राज्य आते हैं, और सिंधु में ज्यादातर आपका जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन ही आता है। जम्मू कश्मीर होता है, कुछ उसमें हिमाचल प्रदेश का आता है, कुछ उसमें पंजाब का आता है। तो वहां पर केवल 2-3 राज्यों का कंट्रीब्यूशन होता है। ब्रह्मपुत्रा है, तो ब्रह्मपुत्रा का ज्यादातर संबंध भारत के कहां से है? अरुणाचल प्रदेश आता है, आसाम आता है, कुछ मेघालय का सेक्शन होता है, तो बस उसी से उसका संबंध है 2-3 राज्यों से। लेकिन अगर गंगा की बात करें तो गंगा का कई राज्यों के साथ संपर्क होता है। सबसे पहले जहां से निकलती है वहीं पर 2 राज्य मिल जाता है, एक आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाता है, एक आपको उत्तराखंड मिल जाता है। आगे बढ़ती है तो यहां पर दिल्ली भी मिल जाता है, दिल्ली का भी सेक्शन मिलता है। फिर क्योंकि दिल्ली के संपर्क से ही तो यमुना आती है, और यमुना एक प्रकार से गंगा की ही सहायक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको उत्तर प्रदेश मिलता ही मिलता है, बिहार मिलता है, ये सब है ही है। फिर आपको झारखंड वाला भी सेक्शन मिलता है, आपको एमपी वाला सेक्शन मिलता है, आपको वेस्ट बंगाल वाला सेक्शन मिलता है। तो यहां पर कई राज्य हैं जो गंगा नदी से अपना संपर्क
रखते हैं। और टोटल कितने राज्य हैं यहाँ पर? टोटल 11 राज्य हैं जहां से गंगा नदी बेसिन गुजरती है। तो इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा गंगा बेसिन। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न को भी बेहतर ढंग से समझ करके उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है? विच रिवर राइज नियर मऊ इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के पास कौन सी नदी निकलती है? यहां पर चंबल, माही, वरुण और बेतवा। हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कशन कर लिया है कि आपको ध्यान रखना, यहां पर स्थान दे दिया है मालवा का पठार, तो ठीक है, लेकिन मालवा के पठार के जिस प्लेस से निकलती है उसका नाम यहां पर लिख दिया गया क्या? मऊ के पास से। क्या लिख दिया गया है? मऊ के पास से। इसलिए थोड़ा यहां पर ट्रिकी हो जाता है। अगर इसके विषय में हम लोग ध्यान से समझें और देखें, इसका जो उत्तर हो जाएगा ये तो हो जाएगा चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे, इस प्रकार से अरावली है, मेवाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है और विंध्यन, ऐसे प्लेस आपको मिलता है। और जो चंबल नदी है इसी मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे ऐसे दक्षिण पश्चिम में एक स्थान है यहाँ पर जिसका नाम है मऊ कैंट। क्या नाम है? मऊ कैंट। तो मऊ कैंट से जो नदी निकलती है उसी का नाम क्या है? यहाँ पर चंबल है। ये स्थान है मऊ कैंट, इसका नाम है चंबल। तो यहां से निकलती है चंबल नदी। और अगर हम बात करें बेतवा कहां से निकलती है, तो बेतवा इस बुंदेलखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? बुंदेलखंड से निकलती है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, यह आंसर आप तो यहां पर जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है ये भी काफी अच्छा। माही के बारे में अगर बात करें तो मिंडा गांव धर जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। वरुण नदी, ये वरुणा जो नदी है एक प्रकार से यमुना की सहायक है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर जो हमारा आंसर है ये तो हो जाएगा चंबल नदी, जो कहां से निकलती है? मालवा के पठार से ही निकलती है। मऊ कैंट वाला प्लेस होता है। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? यहां पर क्या क्या विकल्प दिया गया है? एक विकल्प है यहां पर कंसावती, फिर लिखा है शिलावती, फिर लिखा है रूपनारायण और लिखा है बराकर। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जो दामोदर नदी है ये निकलती कहां से, पहले यह आपको स्पष्ट होना चाहिए, और फिर इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एक हमारा स्थान है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है? छोटा नागपुर का प्लेस। इस छोटा नागपुर के पठार पे एक भाग है जिसका नाम है राजमहल। क्या नाम है? राजमहल है। एक का नाम है हजारीबाग। क्या नाम है? हजारीबाग। और एक है रांची का पठार। तो ये 3 सेक्शन है इस छोटा नागपुर के पठार में। और यहीं पर आप देखेंगे एक स्थान है रांची के पठार पे ही, अर्थात हजारीबाग रांची के पठार के मध्य में एक पठार है जिसका नाम है बालूमठ। क्या नाम है? बालूमठ। तो बालूमठ के स्थान से जो नदी निकलती है उसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। और यह दामोदर नदी जो है रांची के पठार और हजारीबाग के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये भी ध्यान रखना है। दामोदर नदी जो है यह रांची का पठार और हजारीबाग के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। और यही दामोदर नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं। तो उन दोनों सहायक नदियों के बारे में अगर देखें तो अगर ऐसे दामोदर निकलती है रांची के पठार के बालूमठ से, तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? बराकर, और एक का नाम है कोनार। 2 नदियां हैं, एक का नाम है कोनार और एक का नाम यहां पर है बराकर। तो बराकर जो है इसकी सहायक है। किसकी सहायक है? इसी दामोदर की सहायक है। और दामोदर का ही जो नाम आप देखेंगे, एक नाम इसका मिलता है कहां पर? इसी वेस्ट बंगाल में। इसका नाम है रूप नारायण। क्या नाम है? रूप नारायणी नदी इसको कहते हैं। इसी दामोदर का ही अल्टरनेट नाम क्या है? रूप नारायणी। और जबकि नारायणी जो नदी है, एक और नदी जिसका नाम गंडक है। गंडक जो गंगा की सहायक है, उसी को हम लोग नेपाल में जो नाम देते हैं नारायणी नाम देते हैं, नारायणी नाम देते हैं। ठीक। और रूप नारायणी किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। तो कंफ्यूजन न करिएगा, दामोदर का ही जो नाम है रूप नारायणी है और गंडक का नाम क्या है? नारायणी है। स्पष्ट है? तो यहां पर हम कह रहे हैं इसी दामोदर की एक सहायक है बराकर और एक है कोनार और यह है दामोदर। और इसी पर 2 डैम मिलता है बराकर पर। एक का नाम है तिलैया और एक का नाम है मैथुन। एक डैम है, एक का नाम है तिलैया और एक का नाम है मैथुन। और इस पर जो है एक का नाम है पंचेत, एक का नाम है पंचेत और एक का नाम है
दुर्गा बैराज। क्या नाम है? दुर्गा बैराज। तो यह आपको स्पष्ट रखना है कि दामोदर पर 2 डैम है, एक का नाम पंचेत, एक का नाम दुर्गा है, और बराकर पर 2 डैम है, एक का नाम तिलैया, एक का नाम मैथुन है, और एक कोनार पर भी है जिसका नाम कोनार डैम है। तो आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप सहज आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बराकर। बराकर ही दामोदर की सहायक नदी है, जबकि रूपनारायण दामोदर का ही अल्टरनेट नाम है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है। इन एंशियंट टाइम which river was also known as Puni in Tamil, which is the 4th largest river flowing in the southwest direction through the state of Karnataka and Tamil Nadu। अर्थात प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर के दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। यहां पर इन्होंने डायरेक्शन दे दिया है, आप नाम ना भी जाने लेकिन एक हिंट इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, और वो हिंट क्या है कि दक्षिण पूर्व दिशा में, ध्यान रखिएगा कहां पर, दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिण पश्चिम सेक्शन है, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व तो यही है ना, दक्षिण पूर्व यही है, और दक्षिण पूर्व बहने वाली नदियों में यह चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी जो नदी है दक्षिण पूर्व में बहने वाली, उसका नाम क्या है? उसका नाम गोदावरी है। क्या नाम है? गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन आती है? उसके बाद आती है कृष्णा। कृष्णा दूसरे नंबर पर है। और कौन है? और आती है महानदी। महानदी तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और चौथी जो उसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। कावेरी इस दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम गोदावरी, फिर कृष्णा, ठीक, उसके पश्चात जो नाम आता है उसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। फिर महानदी, उसके पश्चात कावेरी, फिर तापी। एक क्रम है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गोदावरी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे पर है कृष्णा, तीसरे पे है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। फिर आपको मिलता है महानदी। क्या मिलता है? महानदी। फिर मिलती है कावेरी, और उसके पश्चात मिलती है तापी। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियों में, तो सबसे बड़ी गोदावरी तो है ही, दूसरे नंबर पर कृष्णा, तीसरे नंबर पर महानदी आ जाती है। तब यहां पर नर्मदा का नाम नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि नर्मदा पूरे प्रायद्वीपीय भारत में तीसरे नंबर पर है, लेकिन पूरब की तरफ बहने में महानदी तीसरे पे है और कावेरी चौथे पे है। तो आप इस डिफरेंस को ध्यान में रख करके ही आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपसे यह त्रुटि हो गई तो आप आंसर गलत भी कर सकते, ठीक है ना। नर्मदा पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली तीसरी जो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, उसका नाम महानदी है, और चौथी का नाम क्या आता है? कावेरी आता है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा, ये सतलज तो है नहीं, रावी भी नहीं है, तापी भी नहीं, क्या होगा? कावेरी होगा, क्योंकि कावेरी ही प्रायद्वीपीय भारत का किधर बहती है? तो दक्षिण और पूरब की तरफ इसका प्रवाह होता है, इसलिए आंसर होगा ए। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है। विच नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर कंप्राइजेज 2 स्ट्रीम, नेमली, यहां पर है कलिंगटन एंड त्रिशूली गंडक। यहां पर काली गंडक और त्रिशूली गंडक 2 सहायक नदियां हैं किसकी? गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूली गंडक नामक 2 धाराओं से मिलकर के बनी है? इसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। गंगा नदी ऐसे बहती है, और गंगा की ही कई सहायक नदियां हैं, उसी में एक सहायक नदी जिसका नाम है गंडक। इसी गंडक की 2 धाराएं हैं, अर्थात 2 धाराएं मिलकर के गंडक का रूप लेती हैं। जैसे अगर हम बात करें अलकनंदा भागीरथी मिलकर के गंगा का रूप लेती हैं, उसी प्रकार काली गंडक और त्रिशूली गंडक, क्या नाम है? काली गंडक और त्रिशूली गंडक, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो एक नाम बनता है, उसका नाम क्या है? गंडक। तो काली गंडक और त्रिशूली गंडक का ही रूप क्या है? गंडक का है, और इसी का नाम है नारायणी। क्या नाम है? नारायणी। अर्थात गंडक नदी को ही नेपाल में जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम है गंडक का नारायणी। ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। रूप नारायणी किसका है? दामोदर का है, हमने स्पष्ट कर दिया है। रूप नारायणी किसका है? दामोदर का नाम है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लिखा है महानदी, गंडक, कोसी और घाघरा, तो क्या हो जाएगा? गंडक। क्या हो जाएगा? गंडक नदी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इसका मतलब है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। अब देखिए यहां पर यदि आपको स्पष्टता नहीं है तो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या है यहां पर, यमुना, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। तो यमुना गंगा तो है नहीं, है तो सीधा सीधा कट गया क्योंकि ये उत्तर भारत की है, मूसी प्रायद्वीपीय भारत की है। तो यहां पर अब ध्यान रखना है कि गोदावरी की है कि कृष्णा की है। गोदावरी की जो सहायक नदियां उसमें आता है पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, मंजरा। लेकिन अगर कृष्णा की बात करते हैं तो वहां पर आपको मिलती है क्या, सीना, भीमा, मूसी। क्या मिलता है, ऐसी अगर कृष्णा नदी है, कृष्णा की सहायक नदियों में जो नाम मिलता है इनका नाम है सीना, भीमा, मूसी। हम इसके बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। सीना, भीमा, मूसी ये सब जो सहायक है किसकी हैं, कृष्णा की हैं। और इधर की हमने देखा था घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हैग्री। इधर का नाम है घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हैग्री और इधर का नाम क्या है, सीना, भीमा, मूसी। अगर डायरेक्शन देखा जाए तो यह इसका लेफ्ट साइड होता है और यह इसका राइट साइड होता है। तो इस आधार पर आप अपने प्रश्नों को क्या करें, सही करने का पूरा प्रयास करें, बस याद करना पड़ेगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो कॉल्ड ब्याथ, अर्थात निम्नलिखित में से किस नदी को ब्याथ भी कहा जाता है। क्या क्या विकल्प लिखा गया है, झेलम है, इकार है, जकार है, तवी है और श्योक है। श्योक जो है ये सिंधु की सहायक है। श्योक किसकी सहायक है, ये सिंधु की सहायक है, ऐसा हम लोग देखे हैं। फिर तवी, तवी कहीं न कहीं एक प्रकार से नर्मदा के संबंध में आता है। और जकार ये भी कहीं न कहीं सिंधु के संदर्भ में आता है। लेकिन जो झेलम है, झेलम का ही अतीत का नाम क्या है, ब्याथ है। क्या नाम है, ब्याथ है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो के साथ साथ पुस्तक के मटेरियल को पूरी तरीके से अवश्य पढ़ें, क्योंकि पुस्तक का जो एक्सप्लेनेशन है वह आपके वास्तविक इमेज को प्रस्तुत करता है। तो पुस्तक के साथ साथ आप वीडियो देखने का प्रयास करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम बार बार ये बात आपको रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए आप पुस्तक को 100% प्रेफर करें। यहां पर लिखा गया है, द हुंडरू फॉल्स लाइज अलोंग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, अर्थात हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। अब हुंडरू जलप्रपात के बारे में अगर आपको नहीं पता है, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हुंडरू जलप्रपात जिस नदी पर है उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर ही एक डैम है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है, हुंडरू जलप्रपात। और स्वर्णरेखा नदी जहां से निकलती है उसका नाम है रांची का पठार। तो आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण रेखा नदी जहां से निकलती है इसका नाम है रांची का पठार। कहां से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। और रांची का पठार यानी झारखंड, और उसके पश्चात ये कहां गुजरती है, वेस्ट बंगाल में जाती है और उड़ीसा के तट से या होकर के कहां अपने जल का विसर्जन करती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है। तो स्वर्ण रेखा नदी 3 राज्यों से गुजरती है, झारखंड से निकलती है, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, फिर उड़ीसा के तट पर आकर के अपने जल का विसर्जन कर देती है। और इसी पे जो जलप्रपात है इसी का नाम है हुंडरू। क्या नाम है, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात किस पे है, आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहां पर क्या है। ध्यान से पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू बोथ द स्टेट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। फिर क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर के बहती है। कोसी, कोसी तो ऐसा है नहीं, कोसी बिहार की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है, तो ये तो आंसर है नहीं। हुगली, हुगली जो है यहां पर ये अगर देखें तो ये वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। गंगा का ही एक पार्ट है जो फरक्का बैराज से ऐसे जब गंगा नदी आती है तो यहां पर एक फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज से इसका 2 पार्ट हो जाता है। एक जो वेस्ट बंगाल में गुजरती है इसका नाम हो जाता है हुगली। क्या नाम होता है, हुगली। और जो बांग्लादेश में चली जाती है इसका नाम होता है गंगा। क्या नाम है, गंगा। और यही कालक्रम में कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है, पद्मा। तो ये जहां से सेपरेट होती है इसका नाम है फरक्का। क्या नाम है, फरक्का बैराज है जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। तो हुगली ये ज्यादातर कहां पे बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है। और इसी हुगली की कई सहायक नदियां हैं। आपसे कभी काल प्रश्न पूछा जाता है
यहाँ पर हम क्रम से लिख देते हैं इनके नाम, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। एक का नाम है यहाँ पर मयूराक्षी है, क्या नाम है, मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है, दामोदर, और एक है हल्दिया। तो ये आपकी सहायक नदियां किसकी, हुगली की हैं। और इसी में से दामोदर नदी के बारे में हम लोग इसी एपिसोड के प्रीवियस प्रश्न में देख चुके हैं कि दामोदर की जो सहायक नदी उसी का नाम है बराकर, कोनार, और एक का नाम था कोनार और बराकर, इसी की सहायक नदियां हैं। तो यहां पर हुगली भी नहीं है जो दो राज्यों से गुजरती हो, एक सिक्किम है और एक वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो है लेकिन सिक्किम नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। सोन है, सोन जो निकलती है मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए कहां पर, बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के पास। कहां मिलती है, पटना में मिल जाती है, ये भी तो नहीं है। यहां पर होती है तिस्ता, तिस्ता निकलती है सिक्किम के चोल्हामू लेक से। कहां निकलती है, उस स्थान का नाम है चोल्हामू लेक। तो चोल्हामू लेक से निकलती है और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्रा नदी में यह मिल जाती है। कहां मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि तिस्ता नदी है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोनों राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आंसर क्या हो गया, यहां पर डी हो गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लिखा है हीराकुंड डैम इज बिल्ड नियर द सिटी ऑफ इन उड़ीसा, अर्थात हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, कटक है, राउरकेला है, संबलपुर है और बालासोर है। तो आपको यहां पर अपने प्रश्न का आंसर देना होगा और ध्यानपूर्वक समझ करके देना होगा। वो आंसर है आपका संबलपुर। क्या है, संबलपुर। और हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है, तो उस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है, महानदी। और या वही महानदी है जो कहां से निकलती है, अमरकंटक के, ये धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ का, और अमरकंटक का एक पहाड़ी है जिसका नाम है, यहां पर हम कह सकते हैं धमतरी जिला, सिहावा पहाड़ी। क्या नाम है, सिहावा पहाड़ी। तो सिहावा पहाड़ी से निकलती है और ये सिहावा पहाड़ी कहां पर है, छत्तीसगढ़, धमतरी जिला और अमरकंटक का पार्ट। किसका पार्ट है, अमरकंटक का। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महानदी पर ही स्थित है हीराकुंड बांध। और जहां पर हीराकुंड बांध है वह उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है, संबलपुर है। क्या है, संबलपुर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया क्या, सी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है रिवर केन जो किसकी सहायक है। तो हमने देखा था चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब सहायक है किसकी, यमुना की है। तो लिख रहा है रिवर केन इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड फ्लो थ्रू टू स्टेट मध्य प्रदेश एंड। तो दूसरा कौन होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर के बहती है। ऑप्शन क्या है, गुजरात। तो गुजरात तो यहाँ पे है नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं, कौन है, उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्नो फीड रिवर, अर्थात निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है। यहाँ पर है यमुना, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की है, कावेरी भी प्रायद्वीपीय भारत की है, नर्मदा भी प्रायद्वीपीय भारत की है। तो उत्तर भारत की एक ही नदी, उसका नाम क्या है, यमुना। जहां से निकलती है उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदरपूछ स्थान है कहां पर, उत्तराखंड में, वहां से यह नदी निकलती है। तो हिमपात वाली यही है। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फार्म, यहां पर कूचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कूचिकल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यहां पर विकल्प है मांडविक, बराही, उर्मोडी और काबिनी। तो आंसर यहां पर है बराही। बराही नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है जिसका नाम क्या है, कूचिकल है। इसी प्रकार एक और नदी है कर्नाटक में जिसका नाम है शरावती। क्या नाम है, शरावती। शरावती पर जो डैम स्थित है इसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है, जोग। इसी का नाम है सरगुप्पा। क्या नाम है, सरगुप्पा। और इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जो जलप्रपात है या जिसी को हम क्या कहते हैं, सरगुप्पा कहते हैं, जोग कहते हैं, यह शरावती नदी पर स्थित है और ये भी कहां पर है, कर्नाटक में है। और इसी प्रकार अगर बात करें ये जो जोग जलप्रपात है यह किस दृष्टिकोण से जाना जाता है, तो यह देखिए तीन जलप्रपात है। जो कूचिकल है सबसे हाइट में ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचाई कूचिकल की मानी जाती है जो बराही पर है। जो सर्वाधिक आयतन है, सर्वाधिक आयतन किसका है, शिव समुद्रम का। शिव समुद्रम ये जो जलप्रपात है यह किस नदी पर है, तो यह है कावेरी पर। किस पर है, कावेरी पर।
यह सर्वाधिक आयतन वाला है। कैसा है? सर्वाधिक आयतन है। ये सर्वाधिक आयतन वाला जलप्रपात है। और सर्वाधिक चौड़ा अगर बात करें, सर्वाधिक चौड़ा, तो ये है। ये क्या है? सर्वाधिक चौड़ा है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक चौड़ा। लेकिन कुछ आंकड़ों में भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है वो है नोह काली कई। क्या नाम है? नोह काली कई। कुछ आंकड़ों में मिलता है नोह काली कई। ये जो जलप्रपात है यह मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। कुछ सोर्स इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अभी भी भारत का सबसे ऊंचा जो एथेंटिक माना जाता है जलप्रपात, उसका नाम क्या है? ऊंचीकल है, जो बराही नदी पर स्थित है कर्नाटका में। जबकि इंटरनेशनल कुछ सोर्स है वहां पर नोह काली कई को माना जाता है। ये बातें स्पष्ट रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया बी। और आते हैं आज के एपिसोड के लास्ट प्रश्न पर। यह प्रश्न भी काफी बेहतर लिखा गया है। द रिवर इंडस वाज कॉल्ड बाय द इरानियन एंड द ग्रीक अबाउट 2500 ईयर्स एगो। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? क्या वितस्ता कहा जाता था? क्या करनाल कहा जाता है? क्या विपाशा? क्या हिंदोस? तो आंसर बहुत बेहतर है, उसका नाम है हिंदोस। अर्थात सिंधु को लोग हिंदू बोलते थे। इंडस का तात्पर्य क्या होता है? सिंधु नदी। क्या नाम होता है? सिंधु नदी। तो ये लोग सा शब्द की बजाय हा शब्द बोलते थे। क्या बोलते थे? सा की बजाय हा बोलते थे। तो इसी सिंधु का यहां पर परिवर्तित रूप हो जाता है हिंदोस। क्या हो जाता है? हिंदोस। और इसी के आधार पर नाम पड़ता है हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ता है? हिंदुस्तान। की हिंदू नदी या सिंधु नदी के पूर्व का जो सेक्शन उसी का नाम है हिंदुस्तान। किसके द्वारा? यहां पर तो आप ध्यान रखिएगा, ईरानियों और यूनानियों के द्वारा ऐसा कहा जाता था। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट सेशन में पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।